के अगर नॉन रेजिडेंट, भाई कौन सी क्लास खत्म हुई है अभी? ओके, स्टार्ट करें जी। कल हमने ये पढ़ा था कि अगर नॉन रेजिडेंट डायरेक्ट सर्विस दे तो 15% टैक्स जो है वो काट के उसको पेमेंट करेंगे, और अगर नॉन रेजिडेंट अपनी ब्रांच के थ्रू सर्विस दे तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप 15% टैक्स नहीं काटेंगे, बल्कि ऐसी सूरत के अंदर आप जो है वो टैक्स काटे बगैर उससे पेमेंट कर देंगे, और वो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस पर नॉर्मल टैक्स रिजीम के मुताबिक टैक्स जमा करवाएगा। बल्कि वो टैक्स कैसे जमा कराएगा, इट इज़ आउट ऑफ स्कोप, बस आपने याद रखना है ये उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। ओके, और पॉइंट 3 में हमने एक और पॉइंट भी पढ़ा था कि 15% टैक्स उस वक्त नहीं लगेगा जब ब्रांच के जरिए सर्विस दी जा रही हो, और ये भी पढ़ा था 15% टैक्स उस वक्त नहीं लगेगा जिस वक्त आपकी इनकम माफ हो। कई दफ़ा ऐसे होता है गवर्नमेंट प्रोमोट करने के लिए किसी की टेक्निकल सर्विस की फीस इनकम माफ कर देती है, फिर भी टैक्स नहीं लगेगा। ओके, पेज 17 क्वेश्चन 22। टैक्स इम्पोज्ड एट द रेट ऑफ 15%। भाई कूलिंग थोड़ी बेहतर कर दो, 26 पे चल रहे, बुलाओ ने। टैक्स इम्पोज्ड एट द रेट ऑफ 15% ऑन एवरी नॉन रेजिडेंट पर्सन। जो टैक्स लगाया जाता है हर नॉन रेजिडेंट पर्सन पे 15% के एतबार से, हु रिसीव्स, पाकिस्तान में कमाई गई रॉयल्टी, रॉयल्टी काट दें, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं रही। हु रिसीव्स, पाकिस्तान में कमाई गई फी फॉर टेक्निकल सर्विस इज कंसिडर्ड टू बी अ फाइनल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज इम्पोज्ड। तो रिक्वायर्ड कहते हैं ये आमतौर पे फाइनल टैक्स होता है। रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई द एक्सेप्शंस टू अबव रूल। किस वक्त 15% टैक्स नहीं कटेगा और फाइनल नहीं बनेगा, इसकी एक्सेप्शंस बतानी है जी। जब उसकी क्या हो, हाँ, टेक्निकल सर्विस ब्रांच के जरिए दे रहा हो या जब फी इनकम एग्जेम्प्ट हो, इन दो सूरतों के अंदर जो है वो 15% टैक्स नहीं लगेगा, 15% टैक्स नहीं लगेगा। ओके, क्लास कोई खत्म हुई है? टाइम पे आया करें। अच्छा जी, अब आ जाएं जो नोट्स दिए थे आपने कल फोटोकॉपियर से। ओके, इसमें चैप्टर 5 आ रहा है डेफिनेशंस का, इसको भी हम देखेंगे बाद में। चैप्टर 9 अगला सफा। आज हम पहला हेड ऑफ इनकम शुरू करने लगे हैं।
एंड दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके अच्छा भाई, इस सेकंड और फर्स्ट रो में आ जाओ, ऊपर से जंप करके जल्दी आओ, टाइम पे आया करो। और भाई कल से दरवाजा बंद करना पड़ेगा 9 बजे में, यही लग रहा है अब। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जल्दी जल्दी ऊपर से जंप करके जाना पड़ेगा सेकंड रो में और फर्स्ट रो में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या फॉल करता है और किस चीज पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स लगेगा, उसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो एग्जेम्प्ट होगा रेंट, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एग्जेम्प्ट रेंट की मिसाल सुन लें, एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड कई दफा आप किराए पे दे देते हैं, तो एग्जेम्प्ट रेंट की अगर मिसाल लिखनी है तो लिख लें, द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर। जो किराया आपको इस टैक्स ईयर में आया शिल बी चार्जेबल इन दैट ईयर, इस पे टैक्स देना पड़ेगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेंट? रेंट है क्या? तो द आंसर इज, इस चैप्टर में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में सिर्फ रेंट कवर होगा वो वाला जिस रेंट को रिसीव किया गया है अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। यानी अगर आप लैंड किराए पे दे दें तो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करेगा, अगर आप बिल्डिंग किराए पे दे दें तो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल करेगा। यानी कि बना बनाया घर आपने किराए पे दे दिया, ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। घर का ऊपर वाला पोर्शन आपने किराए पे दे दिया, इट इज ऑल्सो। इस थर्ड रो में आओ, जगह बनाएंगे जी। बना बनाया पोर्शन आपने किराए पे दे दिया, बस ठीक है ठीक है, बना बनाया पोर्शन आपने किराए पे दे दिया, इट इज ऑल्सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। पढ़ें जी। रेंट मीन्स कुर्सियां किराए पे देना, जनरेटर किराए पे देना, पंखे किराए पे देना, इट इज नॉट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या फॉल करेगा, किस किस को किराए पे देना? लैंड एंड बिल्डिंग। रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर। ओनर होना शर्त है, जाहिर बात है आप ओनर होंगे तो किराए पे देंगे। रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग का मतलब है कि लैंड एंड बिल्डिंग जरूरी नहीं है, पूरा घर किराए पे देना जरूरी नहीं है, खाली लैंड भी किराए पे दे देंगे तो ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, तो लिखे ना, खाली लैंड का किराया भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। आपके घर के साथ एक प्लॉट खाली था, आपने किसी ऑफिस को कह दिया यहां अपनी कार पार्किंग कर लिया करें, तो वो आपको रेंट दे रहे हैं उसका, वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। खाली लैंड को किराए पे देना भी इनकम प्रॉपर्टी है। बॉल पॉइंट इनको दे दें, किसी के पास है तो लिख लें। अच्छा जी, दोबारा पढ़ें। रेंट मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड और अ बिल्डिंग एज कंसिडरेशन, बदले में, फॉर द यूज, इस्तेमाल करने के, और ऑक्यूपेशन या कब्जा करने के, यानी थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी कब्जा, ऑफ लैंड और बिल्डिंग। तो और किसी चीज का किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल नहीं करता सिवाय लैंड और बिल्डिंग के किराए के। ओके, ये घर है, एक साहब कहते हैं कि जी ये घर मैं खरीदना चाहता हूं। एक साहब कहते हैं कि जी ये घर मैं खरीदना चाहता हूं। तो बेचने वाले ने कहा कि भाई ये घर जो है इसकी प्राइस है ₹11 लाख। तो 11 लाख रुपए का घर है, आप 11 लाख रुपए मुझे दे और ये घर मैं आपको बेच देता हूं। अब ये किराए पे नहीं दिया जा रहा, बेचने का एग्रीमेंट हुआ है।
उसने डिपॉजिट जमा कराया, इनिशियल डिपॉजिट 50,000। तो जिसने घर खरीदना था उसने 50,000 का इनिशियल डिपॉजिट जमा कराया कि ठीक है 11 लाख का घर है, 50,000 मैं अभी जमा कराता हूं, बाकी 10.5 लाख महीने 2 बार तुम्हें आके दे दूंगा। एक काम करो, घर बेचने के लिए है, ये वाला बैनर हटा दो। तो हाउस फॉर सेल वाला बैनर उसने हटा दिया उसके कहने पे। अब बीवी बच्चों को लेके आया और बीवी बच्चों को कहा ये देखो हमारा ड्रीम हाउस। तो बीवी बच्चों ने कहा नहीं ये ड्रीम में नहीं आया था, तो हमें ये नहीं पसंद। तो अब ऐसी सूरत के अंदर जो है वो ये गया ओनर के पास वापस, जो उस घर का मालिक था उसके पास वापस गया और उससे कहा कि भाई वो मेरा 50,000 जरा वो मेरा ना, वो कहते हैं मेरा मुरा कोई नहीं, मेरा है वो। तो उसने 50,000 वापस करने से इनकार कर दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो था सेल का एग्जीक्यूट हो गया या खत्म हो गया? खत्म हो गया। ये 50,000 किसको मिले? मालिक को, जो पुराना मालिक था जो बेचना चाह रहा था, ये उसने कब्जा कर लिए। ये जो 50,000 उसने कब्जा कर लिए, इसको भी ये चैप्टर कह रहा है इसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल कराएंगे। इसको भी, हालांकि इसका किराए से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस अमाउंट को भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल कराएंगे। पढ़ें एग्जाम्पल, दूसरा बुलेट। मिस्टर एच went to meet a property dealer, property dealer का हाउस था, and the property dealer showed him a house which Mr. H can buy at any time by paying 11 lakh. Mr. H likes the house. Property dealer said, oh, if you give me advance money of 50,000, I will not sell this house to anyone. Mr. H agreed, and now Mr. H has entered into a contract to purchase the property by paying the रिमेनिंग अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। किसी खास दिन को बकाया पैसे दे देगा। एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट का वक्त आया, एच रिफ्यूज टू परचेज द प्रॉपर्टी। एच ने कहा मैं घर नहीं खरीदूंगा। उसने वजह पूछी, उसने कहा वजह मैं नहीं बता सकता, फुल स्टॉप। नाउ ₹50,000 विल नॉट बी रिफंडेड बाय प्रॉपर्टी डीलर एज पर द नॉर्म्स ऑफ बिजनेस नाउ अडेज, आजकल नया पाकिस्तान। दिस विल फॉल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी डीलर। जो उस घर का, प्रॉपर्टी डीलर जरूरी नहीं है, जो भी उस घर का ओनर था, कोई और भी हो सकता है, तो ये उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। इसका मुश्किल सा नाम पढ़ें पॉइंट 2 में, दूसरे बुलेट में आके, फोरफिटेड डिपॉजिट। डिपॉजिट छोड़ दिया, उसी के पास हमने पड़ा रहने दिया। फोरफिट होता है छोड़ना, छोड़ दिया। फोरफिटेड डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट भी कह सकते हैं इसे। इनिशियल डिपॉजिट पेड, पे क्यों किया था तुमने? एच क्यों पे किया था? ओ, कहते हैं मेरा तो मुआहिदा हो गया हुआ था जी। किस चीज का मुआहिदा हुआ था? बेचने का। क्या बेचने का मुआहिदा हुआ था जी? लैंड। और यहां भी और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ। खाली लैंड का मुआहिदा भी हो सकता है और बिल्डिंग का भी हो सकता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, आ सकते हैं पेपर में अलग अलग। तो खाली लैंड के बेचने का मुआहिदा भी हो सकता है और लैंड और बिल्डिंग के इकट्ठे बेचने का मुआहिदा भी हो सकता है। तो ये दो चीजें फॉल करती हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में। ओके, जी सफे के टॉप पे आए। पॉइंट 1, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अच्छा जी, इधर देखें, 10 मंथ्स का रेंट आपको रिसीव हो गया और 2 महीने का रेंट किराएदार ने कहा मैं आपको दे दूंगा। अब बताएं टैक्स कितने महीने के किराए पे लगेगा? कैश बेसिस यूज होंगे या एक्रूअल बेसिस? एक्रूअल बेसिस। तो टैक्सेबल कितने महीने हैं? कितने महीने पे आपको टैक्स देना पड़ेगा? तो किराए पे टैक्स तब लगता है जब किराया मिल जाए, या किराया रिसीवेबल है फिर भी टैक्स लग जाएगा? पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है पढ़ें, द रेंट रिसीव्ड पे टैक्स नहीं लगना, खाली रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीव्ड के ऊपर लिखें 10 मंथ्स, रिसीवेबल के ऊपर लिखें 2 मंथ्स, आगे लिखें इज इक्वल टू 12 मंथ्स। पूरे 12 महीने पे टैक्स लगेगा।
पॉइंट नंबर 2 आपकी एक फैक्ट्री है, आप वहां जूते बनाते हैं। आपने सोचा कि भाई चलो छोड़ो, आला तालीम हासिल करने के लिए बांग्लादेश जाते हैं। तो आप जूतों की फैक्ट्री छोड़ के आला तालीम हासिल करने के लिए बांग्लादेश चले गए। ये फैक्ट्री की लैंड एंड बिल्डिंग है और ये इसके अंदर पड़ा हुआ प्लांट एंड मशीनरी है। इधर से चमड़ा कील डालते हैं, उधर से जूता बाहर आ जाता है। ये प्लांट एंड मशीनरी है। अब आपको किराया रिसीव हो रहा है, रेंट। लैंड एंड बिल्डिंग का किराया आपको रिसीव हो रहा है 2 लाख रुपया और प्लांट एंड मशीनरी का किराया आपको रिसीव हो रहा है 4 लाख रुपया। अब सवाल यह है कि लैंड एंड बिल्डिंग का किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है या नहीं, तो जवाब है नो। ये जो 6 लाख रुपया टोटल किराया आपको रिसीव हुआ, ये सारा का सारा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इट इज नॉट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दें तो फिर पूरा किराया अदर सोर्स में चला जाता है, इनकम हम प्रॉपर्टी के हेड में नहीं जाता। तो ये एक्सेप्शन है पहली। लैंड एंड बिल्डिंग का किराया कब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा? जब लैंड एंड बिल्डिंग को आपने किसके साथ किराए पे दिया हो। ऐसा कहाँ होता है? फैक्ट्री के केस में, फैक्ट्रीज के केस में ऐसा होता है। पहले पढ़ लें, फिर नोट जो करना हुआ कर लीजिएगा। 3, एनी रेंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन, पर्सन से मुराद यहां ओनर होगा। एनी रेंट रिसीव्ड बाय ओनर अगेंस्ट द लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड। ये सारा अदर सोर्स में चला जाएगा, सारा नोट करें। लैंड एंड बिल्डिंग का किराया 200, प्लांट एंड मशीनरी का आया 400, टोटल 600, पूरा का पूरा अदर सोर्स है। इसको स्प्लिट नहीं किया जाएगा प्रॉपर्टी में और उसमें, क्योंकि मेन माहिदा यहां मेरे ख्याल से प्लांट की वजह से हुआ होगा, ना कि लैंड बिल्डिंग की वजह से। सोचें, बताएं मेन माहिदा किस वजह से हुआ होगा? लैंड एंड बिल्डिंग अच्छी जगह पे होगी? नहीं, उसमें पड़ा हुआ जो प्लांट होगा उसकी वजह से अगले ने फैक्ट्री ली होगी। तो आप तो फैक्ट्री किराए पे दे के चले गए जी। इधर रखें। ओके, नेक्स्ट। थ्री ए, ये पीछे बरकत मार्केट में आपने एक हॉस्टल बनाया सीए के फैक्ट्रीज के लिए। 4 कमरे, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। रूम नंबर 1 से सीधा ऊपर जा सकते हैं। अच्छा जी, तो ये आपने हॉस्टल बनाया, आप इसके ओनर हैं, आप अक्सर इधर पाए जाते हैं। अच्छा जी, अब आपको रूम रेंट इज कितने आजकल? 11,000। ओके, रूम रेंट हुआ जी 11,000 और अदर सर्विसेज का भी एग्रीमेंट हुआ। अदर सर्विसेज में भी बिजली, अच्छा गैस, पानी तो होता ही है ना, पानी तो चलो, बिजली, गैस, वाईफाई, कपड़े धोना, कपड़े तो नहीं ना, कपड़े तो नहीं, कपड़े धोना होगा ना, ठीक है, स्वीपर,
सफाई किया करेगा, सफाया भी, स्वीपर, ओके, एंड सो ऑन, खाना माना सब। अच्छा जी, अदर सर्विसेज, इसकी मद में ओनर ने आपसे कहा मैं 4,000 लूंगा, तो टोटल किराया कितना बना? 15,000। कितने कमरे? 4। हम एज्यूम करते हैं 4 कमरे 12 महीने किराए पे रहे। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 11,000 12 महीने तक आएगा 4 कमरों का, और इधर 4,000 12 महीने तक आएगा 4 कमरों का, 4 रूम। जी, ये क्या बन गया? 5,28,000। और ये देना का लड्डू नहीं, वो तंज कर रहा था, यानी मतलब ये था कि करो कैलकुलेट। जी, 1,92,000 नहीं भाई, इंग्लिश मीडियम वाले भी बैठे होते हैं तो कई दफा समझ नहीं आती उन्हें। 192,000। अब ये 192,000 फॉल कर जाएगा इनकम फ्रॉम, और ये फॉल कर जाएगा इनकम फ्रॉम, तो यहां स्प्लिट किया जाएगा, यहां स्प्लिट किया जाएगा, वहां स्प्लिट नहीं किया गया था। तो 3A कह रहा है कि स्प्लिट करेंगे। ओके, नोट इट डाउन और अप। अब पढ़ लें आप लोग 3A।
ओके, फ्री है। इधर देखें टोटल कितना, टोटल तो इधर, हाँ टोटल कितना है, वेयर रेंट इंक्लूड्स, वेयर रेंट, देखें इधर, वेयर, इधर व्हाइट बोर्ड पे देखें, वेयर रेंट इंक्लूड्स, वेयर रेंट इंक्लूड्स एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग amenities, utilities or any other connected service, then this amount will be chargeable under the head income from other source, not under the head income from property. पढ़ें, where rent includes an amount received for provision of amenities, utilities, amenities services होती हैं, amenities, utilities or any other service connected with the renting of building, it shall be chargeable under the head income from इट, पूरा नहीं, सिर्फ इट, सिर्फ सर्विसेज के पैसे अदर सोर्स में लेके जाने हैं। तो 3 में आपने देखा इकट्ठा कर दिया था हमने, 3A में अलग अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ मेन कॉन्ट्रैक्ट रूम का है, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का है, रूम का है, मेन कॉन्ट्रैक्ट तो रूम का है, कमरा पहले आप देखते हैं, बाकी चीजें फिर देखते हैं। ओके ठीक है, इसकी एग्जांपल, ये न्यूमेरिकल्स हमने कल शुरू करने हैं, आगे आ जाएं, बल्कि डायरेक्ट पास पेपर के करेंगे, इनको छोड़ें, ये आप खुद भी कर लेंगे। पॉइंट 4, अगले सफे पे आ जाएं, पॉइंट 4, द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ रेंट विल बी एडेड इन द इनकम, हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट। अगर देखें आपने घर कजन को किराए पे दिया 50,000 में और मार्केट में किराया 60,000 है, तो बता दें अब इनकम में कितना ऐड होगा, 50,000, 60,000, 60,000, क्योंकि हायर 60,000 है। तो एक्चुअल किराए को देखना है, मार्केट के किराए को देखना है, या हायर को देखना है, हायर। पॉइंट 7, एन इंडिविजुअल और एओपी हु डिराइव इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अप टू 2 लाख इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, इन्होंने टैक्स नहीं पे करना होता। वजह क्या है, नीचे देखें, ओ ये तो वो जो चैप्टर 4 का पेज 4 और 5 था, उसके अलावा एक टेबल आ गया आज, ओए हो, तो ये भी टेबल पेपर में दिया होगा, तो पेपर तो टेबलों से भर जाएगा, तो कुर्सियां कहाँ लगेंगी। द रेट ऑफ टैक्स टू बी पेड अंडर सेक्शन 15 इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी शेल बी एज फॉलोज। ये कितने सीरियल हैं, 8, और पहले सीरियल में कहां तक टैक्स नहीं देना, 2 लाख तक। ये बात पॉइंट 7 में भी लिखी हुई है, 7 में भी लिखी हुई है, देखें 2 लाख तक आप, ये हो गया, अच्छा ये 2 लाख तक आपने टैक्स नहीं देना, ये बात कहां लिखी हुई है, पॉइंट 7 में भी लिखी हुई है, और नीचे टेबल से भी पता चल रही है। ये क्या लिखा हुआ है टेबल में, सीरियल नंबर 2 में, वेयर द ग्रॉस रेंट एक्सीड 2 लाख बट डज नॉट एक्सीड 6 लाख, इसका क्या मतलब है, नहीं ग्रॉस का क्या मतलब है, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। ग्रॉस का मतलब है खर्चे इधर भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को नॉर्मल इनकम नहीं कहा जाता, इसलिए पहले दिन से मैं सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स के साथ प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा था। आज आपको वजह पता चल गई क्यों नहीं लिख रहे थे हम, क्योंकि अगर सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स के नीचे प्रॉपर्टी लिखते तो इस पे कौन सा वाला टेबल लग जाता, पेज 4 और 5 का वो चैप्टर 4 वाला। हालांकि वो वाला टेबल अब लगाने की इजाजत नहीं है, प्रॉपर्टी के चैप्टर का अपना अलग टेबल है, ये इस पे लगेगा। नोट छोड़ें, डब्बे के नीचे जो नोट दिया हुआ है वो छोड़ें, नीचे डब्बा दिया हुआ है वो भी छोड़ें, निकल देखेंगे। आगे आए अगले सफे पे, कल खत्म हो जाएगा इनकम और प्रॉपर्टी का चैप्टर। अच्छा, सेक्शन 16 देख लें, आगे आगे तक सारे सफे देख लें, पूरी किताब देख लें जाके एंड तक। अच्छा जी, सेक्शन 16 पूरे सीए का सिलेबस देख लें। अच्छा जी, सेक्शन 16 इसमें नीचे आए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 देख रहे हैं कैसे मिटाते हैं, मुझे एक एग्जाम्पल पढ़े, अजीब गरीब लोग हैं। मिस्टर बाबर रेंटेड आउट हिज हाउस टू कासिम। जी बाबर कौन है,
ओनर, और कासिम किराएदार, पहला किराएदार। एक और किराएदार भी आएगा, लुट मचा देंगे किराएदारों की हम। बाबा रेंटेड आउट हिज हाउस टू कासिम ऑन यकम 9/2012। साथ वाले ने आज भी नोट्स नहीं लेके जाने। ऑन यकम 9/12 को उसने जो है वो घर किराए पे दिया कासिम को एट अ मंथली रेंट ऑफ 80,000। लेकिन बाजार में वैसे घर किराए पे लग रहा है कितने पे? 90,000 पे। अब बताएं दोनों में से हायर क्या है? 90,000। तो 90,000 को लेंगे, 80,000 को इग्नोर करेंगे। In addition to monthly rent, Qasim also agreed to pay rupees 6 lakh as non-adjustable advance. किराए के अलावा उसने 6 लाख नॉन एडजस्टेबल एडवांस के तौर पे दिए। नॉन एडजस्टेबल एडवांस को हम डिटेल से देखेंगे अभी। वो ये होता है कि इसका किराए से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये किराए के अलावा होते हैं, और ये आमतौर पे सिक्योरिटी समझ लें आप, एंड पे वापस करने पड़ते हैं। कासिम छोड़ द हाउस ऑन 31 जनवरी 15। कासिम ने कहा मैं जा, बाबर ने कहा तू जा, फुल स्टॉप। द हाउस वॉज गिवन टू अ न्यू किराएदार उमर ऑन यकम February 2015 at a monthly rental of 1,20,000, full stop. The new tenant gave 9 lakh. नए टेनेंट ने सिक्योरिटी की मद में, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट की मद में कितने दिए? Which was partly used to repay 6 lakh to old. उस 9 लाख जो आए तो पुराने ने कहा मेरे 6 लाख वापस करो, तो हमने उसे वापस कर दिए। ओके, अभी 9 लाख 6 लाख की कहानी से बाहर निकलें। मुझे बताएं पहले का किराया कितना लेके जाना है इनकम में? पहले का, और दूसरे का 1,20,000। अच्छा, रिक्वायरमेंट पढ़े कौन कौन से साल हैं? 13, 14, 15। अच्छा, 13, 14, 15 कैसे बनेंगे? 13, 14, 15, 30 जून 13, यकम जुलाई 12, 30 जून 14 और 30 जून 15। ओके, अच्छा भाई, कासिम ने कब घर किराए पे लिए? 1/9/12, जुलाई 12, अगस्त, सितंबर। 1/9/12 को कासिम ने घर किराए पे लिया। अच्छा, कासिम कब तक रहा? तीसरी लाइन में पढ़े, 31 जनवरी 15। 31 जनवरी 15 तक कौन किराए पे रहा? कासिम नहीं, कासिम आई लिखा हुआ है। द हाउस वॉज गिवन ऑन टू न्यू टेनेंट ऑन यकम February 15। तो नए किराएदार को किस दिन दे दिया? अगले दिन ही, यकम February 15। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने किस किराएदार के पास रहा? नए किराएदार के पास रहा। ओके, अच्छा जी, अब आप ये बता दें कि टैक्स ईयर 2013, टैक्स ईयर 2014 और टैक्स ईयर 2015। इसमें रेंट कौन से हेड की इनकम निकाल रहे हैं हम? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें रेंट कितना बनता है? 80,000, 90,000? 90,000। अच्छा जी, सितंबर को भी गिनना पड़ेगा बीच में, यकम 9 है ना, 9 का पूरा महीना, 9, 10, 11, 12, ये 4 महीने हो गए और 6 महीने आ गए। टोटल कितने महीने किराए पे रहा? 10 महीने किराए पे रहा। तो ये तो मैथमेटिक्स की बातें शुरू हो गई हैं, अब इसमें कोई लॉ की बातें नहीं है। 10 महीने जी, कितना बन गया? 9 लाख नहीं। ओके, नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट। ओके, हु रिमेन देयर? कासिम। कासिम यहां रहा। 90,000 into 12 months, 1,080,000,000. ओके, आखिरी साल
कौन रहा? कासिम और उमर रहा। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रेंट। अच्छा जी, 31 जनवरी 15 तक रहा, तो 31 जनवरी 15 तक अगर रहा तो यकम जुलाई से गिनना शुरू करें, तो जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने और जनवरी का पूरा महीना, 7 महीने पुराना किराएदार रहा। 90,000 खामोश, 90,000 इंटू 7 मंथ्स प्लस वेट नाइफ थले सा। ओके, फिर यकम फरवरी 15 से कौन आ गया किराए पे? उमर आ गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मई नहीं मई बोला करें, बड़े हो गए, मई। बस ठीक है, हो गया ना, इंटू 5 मंथ्स। जी अब बता दें ग्रैंड टोटल 1 2 000। अब किसका सलूक करना है हमने? 9 लाख और 6 लाख जो सवाल में आ रहा था। 6 लाख रुपया पुराने से आ रहा था और 9 लाख रुपया नए से आ रहा था। यहां तक नोट कर लें, लेकिन 4-4 लाइनें छोड़ के, नीचे 4-5 लाइनें छोड़ के। अच्छा, सॉल्यूशन दिया हुआ है? नहीं, नोट करें पहले, उधर से नोट करवाएं फिर ये नोट करें। जो सॉल्यूशन नोट्स में हुआ हो वो रजिस्टर पे नोट किया करें। बता देना कि ये आपके पास कितना टाइम है, ये नोट करना है नेक्स्ट को। इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, बस ये लेफ्ट साइड वाला नोट करें।
ओके अच्छा, पहली लाइन पढ़ के बताएं। पुराने से नॉन एडजस्टेबल एडवांस, नॉन एडजस्टेबल का मतलब होता है रेंट से एडजस्ट नहीं होगा। नॉन एडजस्टेबल एडवांस की मद में कितने पैसे लिए, किस वक्त, जब नया आया था 6 लाख रुपए उससे लिए थे। अच्छा, पुराने को 6 लाख वापस कब किए होंगे? वो आपकी मर्जी है, अपनी जेब से उसे 6 लाख वापस करें या नए से पकड़ के करें, बस उसे वापस करने हैं। तो पुराने बंदे से 6 लाख लिए कब? 2013 में। वापस कब किए? 2015 में। अच्छा, नए से 9 लाख कब लिए? 2015 में। ठीक है, ये 6 लाख आप जैसे मर्जी वापस करें, अपनी जेब से वापस करें या अगले से 9 लाख पकड़ के वापस करें, वो आपकी मर्जी है। ओके, अब अगर मैं ओनर की बात करूं तो ओनर को इस 6 लाख से क्या फायदा हुआ है? वो जो 6 लाख था, कुछ भी नहीं फायदा हुआ। 2013 में उसने ये 6 लाख रिसीव किए हैं और वापस कब कर दिए हैं? 2015 में। तो एक एतबार से देखा जाए 6 लाख रुपए से ओनर को कोई फायदा नहीं हुआ। ओनर ने 6 लाख रुपए जो है वो रिसीव किए हैं और 6 लाख रुपए साथ ही क्या कर दिए हैं? वापस कर दिए हैं। ठीक है, एक एतबार से ये बात की जा सकती है। लेकिन दूसरे एतबार से ये भी तो सोचा जा सकता है कि 2013 में 6 लाख से उसने अंडे खरीदे होंगे, चूजे निकले होंगे, फिर आगे वो बड़ी होकर मुर्गियां बनी होंगी, फिर मुर्गियां बेच के एक बकरा खरीदा होगा, फिर इसी तरह जो है वो चलते चलते पता नहीं काम गाय तक, ऊंट तक पहुंच चुका होगा 3 साल के अंदर। तो 6 लाख से ओनर को कुछ ना कुछ तो फायदा आ रहा होगा, कहीं ना कहीं तो 6 लाख को इन्वेस्ट किया होगा। अब सवाल यह है कि 6 लाख को इनकम पे लेके जाएं या ना लेके जाएं। और एक बात यह है कि 6 लाख को इनकम में इसलिए लेके ना जाएं कि भाई ये तो वापस कर देना है, तो ये क्या इनकम हुई? और ये किराए के अलावा है, याद रखिएगा, किराए की कहानी खत्म होगी। किराया हमने ओनर का कैलकुलेट कर लिया कि ओनर को कितना कितना किराया है, ये किराए के अलावा है। अब सवाल ये है कि 6 लाख को इनकम में लेके जाएं या ना लेके जाएं, उसमें हर बंदे की अपनी राय होगी, हर बंदे की अपनी राय होगी। लेकिन हमें हर बंदे की राय से कंसर्न नहीं, हम लॉ की राय पढ़ लेते हैं। उस पर किसी को इख्तलाफ हुआ तो वो FBR को ईमेल करके कह देगा लॉ बदल दें। 16 का 1, ठीक है, जो लॉ में लिखा है वो पढ़ लेते हैं। इस 6 लाख के साथ सलूक क्या करना है? पॉइंट 1 पढ़ के बता दें, 6 लाख के साथ सलूक क्या करना है। जी बताएं 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 6 लाख से सलूक क्या करना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डालना है। कितने सालों में? नहीं, 9 सालों में तो नहीं डालना, 10 सालों में डालना है। वेयर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग, ओनर कौन है नीचे जरा नजर मारे? बाबर। वेयर द बाबर ऑफ अ बिल्डिंग, ओनर के ऊपर बाबर लिखें। वेयर द बाबर ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव्स फ्रॉम अ कासिम, where the barber of a building receives from a Qasim an amount, an amount को अंडरलाइन करके 6 लाख। where the barber receives from Qasim 6 lakh which is not adjustable against rent, रेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, रेंट से एडजस्ट नहीं होगा। इट से मुराद यहां पंजाबी वाली इट नहीं है, इट से मुराद यहां 6 लाख है। इट शैल बी चार्जेबल, इस पर टैक्स देना पड़ेगा। कौन से हेड में? किस साल? इन द ईयर इन विच इट वॉज, वो कौन सा साल है? 13। एंड नेक्स्ट एंड फॉलोइंग 9, और अगले 9 साल। कैसे? बराबर बराबर। कैसे? बराबर बराबर। जी बता दें भाई कितना मिला? 6 लाख। इसको कितने सालों में इनकम में डालना है? फ्यूचर का हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है, हम 13 के एंड पे खड़े हैं। जब हम 13 हमें पता है फ्यूचर में क्या होना है, कब छोड़ के जाना है। तो 13 के एंड पे तो हमें कुछ भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो 13 के एंड पे खड़े होकर हम सिंपली 6 लाख को किससे डिवाइड कर देंगे, और इसको मंथ बेस पे पोर्शन भी नहीं करना जैसे डेप्रिसिएशन में करते थे, मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करना। ऐड क्या करें? नॉन, पूरा इनकम में ऐड
नहीं करना, वरना ओनर की जान निकल जाएगी। ये 6 लाख वापस कर देना ना उसने, तो पूरा इनकम में ऐड नहीं करना। लॉ मेकर क्या कह रहे हैं, सिर्फ कितना इनकम में ऐड करना है, इसके 10 हिस्से करो, थोड़ा थोड़ा करके ओनर को मारो। तो 60,000 इनकम में ऐड कर दें ओनर के, सिर्फ 60,000, पूरा 6 लाख नहीं। रोएगा बेचारा, बाबर रोएगा। फिर क्या करेंगे आप, टिश्यू पेपर भी नहीं है जेब में। 960,000 ये आपकी इनकम निकल आई। इसके ऊपर टैक्स निकाल लेते हैं। 960,000 पे कितना टैक्स बनता है? जी 20,000 प्लस 10% ऑफ जी कितना 56,000। ये तो इनकम निकली ना, और ये नीचे उस पर टैक्स निकल आया। तो व्हाट वी लर्नड अबाउट नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, that it will be added in income from property in 10 years। 10 सालों में स्ट्रेट लाइन बेस पे इसको इनकम प्रॉपर्टी में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे एसेट को डेप्रिशिएट किया जाता है, तो इनकम को भी स्प्लिट किया जा सकता है। ओके, व्हाट हैपेंड इन 2014? नथिंग न्यू हैपेंड इन 2014। सो कीप ऑन गोइंग। अभी तो 1 साल हमने इसको ऐड किया इनकम में, दूसरा साल आ गया, दूसरे साल भी ऐड करते हैं इसको इनकम में। नथिंग न्यू हैपेंड इन 2000 बोले 14। तो बस ठीक है, कीप ऑन, जैसे एसेट कीप ऑन डेप्रिशिएटिंग, तो कीप ऑन स्प्लिटिंग जी। नॉन एडजस्टेबल एडवांस जी 6 लाख डिवाइड बाय 10 which comes to 60,000। 111400000। टैक्स घर जाके निकाल लीजिएगा, अभी छोड़ दें। ओके, कितने सालों में इनकम में डालना है? 10 सालों में, स्ट्रेट लाइन बेस पे। अच्छा जी, अब इस सवाल से मैं थोड़ा हटने लगा हूं, और आपको सफ़े के टॉप पे 2 लाइनें खाली हैं, अच्छी खासी जगह खाली है सफ़े के टॉप पे, वहां लिखें एग्जाम्पल 1A। एग्जाम्पल 1A, assume in example 1, जल्दी assume in example 1 no new tenant came in 2015। जी एज्यूम करें जी 2015 में कोई नया किराएदार नहीं आया, एज्यूम करें, तो रिक्वायर्ड कैलकुलेट इनकम ऑफ 2015 की इनकम निकालें। सारे ऊपर देखें, ये रेड लाइन मिटा दो ना आप। तो अलग सवाल हमने शुरू कर दिया ना, इस सवाल की तरफ वापस आ जाएंगे। अलग सवाल हमने शुरू कर दिया, ठीक है। सिर्फ पुराने को क्या करना है, बोले वापस करना है। सिर्फ पुराने को क्या करना है, वापस करना है 6 लाख। कोई नया आएगा, कोई 9 लाख रुपए आएगा, कोई नए से किराया आएगा। अच्छा, अब बता दें, ये जो एग्जाम्पल 1A है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, एग्जाम्पल 1A, तो रेंट कितना आएगा? रेंट
सिर्फ 7 महीने का आएगा ना। 90,000 इंटू 7 इज इक्वल टू 630,000। अच्छा अब बताएं क्या हो रहा है। दो ऑप्शंस हो सकती है ना। ऑप्शन नंबर 1, पुराना चला जाए और कोई ना आए। दूसरी ऑप्शन, पुराना चला जाए और नया आ जाए। फिलहाल मैं क्या करा रहा हूं आपको, पुराना चला गया है और नया नहीं आया, इसलिए हम सवाल से हट गए हैं। अब जरा पॉइंट 2 पढ़ के बता दें क्या करना है इसका। अब नॉन एडजस्टेबल 6 लाख का क्या करना है इस साल, क्या करना है? पढ़े इसका क्या करना है। 6 लाख का क्या करना है? वेयर एन अमाउंट विच इज नॉन एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट इज रिफंडेड। इज रिफंडेड ऊपर लिखें, रिफंड। अच्छा चलें छोड़ें, रिफंड कब होगी? 2015 में। इज रिफंडेड बाय द टू दी, क्यों वापस क्यों की? क्योंकि एग्रीमेंट क्या हो गया, कब खत्म हुआ है? बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 years। नो पोर्शन, नथिंग, जीरो, जिसको आप कहते हैं ना ओ, नो पोर्शन ऑफ अमाउंट, अमाउंट का मतलब 6 लाख। नो पोर्शन ऑफ 6 लाख shall be allocated to the year in which it is or to any subsequent year। तो ऑब्वियसली बात है, अब 6 लाख को जब इस साल इनकम में नहीं डाला तो 16-17 में कैसे इनकम में डालना है? तो अब बता दें क्या करेंगे, बताएं जी। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का कितना पोर्शन ऐड करेंगे? 0। ये किसने बताया हमें? 16 के 2 की रोशनी में हमने नो पोर्शन, कुछ ऐड नहीं किया। अब बता दें इसकी इनकम इस साल की कितनी है अगर कोई किराएदार ना आता? 630,000। ये सॉल्यूशन है, नोट कर लें। एग्जांपल 1A का वहीं पे छोटा सा एक लाइन में नोट कर लें। 630,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 630,000। यहां मैंने रेफरेंस के तौर पे लिखा है सेक्शन 16 का 2। दोबारा पढ़ें। वेयर एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट द रेंट कितनी थी? इज रिफंडेड बाय द ओनर टू दी किराएदार। क्यों वापस की तुमने? ऑन टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। कब वापस की तुमने? अब क्या करें इसका? कोई पोर्शन एलोकेट नहीं होगा, जिस साल वो छोड़ के गया उस साल और उससे अगले साल। नाउ कम बैक टू आवर क्वेश्चन। जी सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है कि पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, और नया आ गया, नए तुम कितना लाए? नए ने कहा मैं 9 दफा लाख लाया, अभी 9 लाख लेके आया हूं। ओके अब इसमें क्या करें, इस साल में क्या करें बताएं? सोचें, अकल लगाएं, लॉजिक पे चलें, जो जहन में आए वो करें, या लॉ पढ़ लें? लॉ पढ़ लें। अच्छा बाद में अगर उससे डिसएग्रीमेंट हो कि लॉ में जो लिखा हो वो हम कहें यार मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर एफबीआर को ईमेल कर देंगे कि अगली दफा लॉ बदल दें। हम तो यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं?
ओके, ऐड करनी है क्या? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। ओके, इस पे टैक्स दे चुके 60,000 रुपए, ये देख लें। इस 60,000 पे भी टैक्स दे चुके। 60,000 पे टैक्स दिया या 6 लाख पे टैक्स दिया? 6 लाख पे कहां से टैक्स दिया है आपने? इस 6 लाख के 60,000 पे टैक्स दे दिया, 6 लाख में से 60,000 पे टैक्स दे दिया, तो कितने पे टैक्स दे चुका है? ऑलरेडी टैक्स कितना है? 1,20,000। अच्छा जी, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट नए से कितनी आई है? 9 लाख लेस, पुरानी नहीं, लेस ऑलरेडी टैक्स्ड। बोले लेस ऑलरेडी टैक्स्ड। पहले कितने पे टैक्स लग चुका है जी? 2009 में कितने पे टैक्स, 2013 में कितने पे टैक्स लगा था? 60,000 पे। और 2014 में कितने पे टैक्स लगा था? 60,000 पे जी। हाँ, अब आप हजरात का दिल चाह रहा था 9 लाख को कैलकुलेटर पे लिख के 10 से डिवाइड कर दें, या कुछ कह रहे होंगे 9 लाख को 6 लाख में माइनस करके 3 लाख को 10 से डिवाइड कर दें, तो ये अपनी अकल लगा रहे थे। जो लॉ ने कहा है वो मैंने आपको बता दिया, पसंद आया नहीं आया ये आपकी मर्जी है, उससे मुझे कंसर्न नहीं। 78,000 130 इट इज हिज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर टैक्स ईयर 2015। अब हम ये लॉ से पढ़ लेते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो वो आपकी मर्जी है, कल चिकन पकवा लीजिएगा फिर। ओके, देखें साथ वाले का मुर्गा खा खा के क्या हाल हुआ है, इसके बकरा खाया करें। चले चले जल्दी। पढ़ें। वेयर द, इधर रखिए, वेयर द ऑनर, ऑनर कौन है? हैज रिफंडेड नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, रिफंडेड के ऊपर लिखें 6 लाख। वेयर द बाबर हैज रिफंडेड 6 लाख अमाउंट टू दी टेनेंट, टेनेंट से मुराद यहां कासिम है पुराना, टू दी टेनेंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ एंड ओनर लेट्स सर्व, एंड कहानी दोबारा शुरू हो गई, एंड ओनर लेट्स आउट द बिल्डिंग टू अ सक्सीडिंग टेनेंट। ये कौन है? उमर। देन न्यू एडवांस, ओके यहां से गेम ऑन होने लगी है। देन न्यू एडवांस, बोलें जी, इधर देखें, ओके कामता वाले इधर देखें। देन न्यू एडवांस लेस सच पोर्शन, सच्चा वाला पोर्शन, सच पोर्शन ऑफ द अर्लियर, इधर देखें, सच पोर्शन 60 प्लस 60 है, 60 है, सच पोर्शन ऑफ अर्लियर, फुल पोर्शन ऑफ अर्लियर तो नहीं लिखा हुआ पूरा 6 लाख, सच पोर्शन ऑफ अर्लियर हमने कहा कितना? That was charged to tax, जिस पे टैक्स लग चुका है। What is the amount जिस पे टैक्स लग चुका है? 60 और 60 shall be chargeable under the head income from property in the साल in which it was मिला and the अगले 9 साल in बराबर बराबर। तो जिस साल मिला उस साल और उससे अगले 9 साल
इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर आप इसको इनकम में ले जाएंगे। तो पॉइंट 3 के ऊपर आपने लिखा एग्जाम्पल 1 ईयर 2015 याद रखने के लिए। पॉइंट 3 के ऊपर आपने लिखा एग्जाम्पल 1 ईयर 2015। पॉइंट 1 के ऊपर आपने लिखा एग्जाम्पल 1 2013-14। लिखा आपने? लिख रहे हैं, लिखा कहाँ? अच्छा जी, 16 के 2 के ऊपर आपने लिखा एग्जाम्पल 1 है, ऊपर वाली भी लिखा। ओके, 16 के 2 पे एग्जाम्पल 1 ऊपर वाली, व्हाइट बोर्ड पे नहीं देखना, ऊपर वाली मीन्स आपने ऊपर नोट की थी, मैंने कहा था। ओके, जब नया आएगा तो नए के पूरे अमाउंट ऐड करेंगे और पुराने का कितना माइनस करेंगे, जिस पे ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा, नो सर का मतलब नहीं, जाओ ऑन बस। ओके